नमस्कार, स्वागत है आपका आउटलुक 2022 में। और जहां हम आपको बताते हैं कि दिग्गजों एक्सपर्ट से यहां पर बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि 2022 को लेकर उनका कमोडिटी मार्केट को लेकर क्या आउटलुक है, किस तरह का माहौल आने वाले नए साल में रहेगा। तो और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ है दोराब मिस्त्री साहब हैं, जो गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर है और 1976 से ही तकरीबन 44-45 सालों से ये गोदरेज ग्रुप से जुड़े हुए हैं और अदानी विल्मर के में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है और तेल तिलहन मार्केट पर गहरी पकड़ रखते हैं और पूरी दुनिया में इनके व्यूज़ को सुना जाता है। तो दोराब सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, तेल तिलहन मार्केट के लिए 2021 काफ़ी इवेंटफुल रहा, काफ़ी खबरों से भरा रहा और साथ ही अगर प्राइस के लिहाज से देखें तो एक रिकॉर्ड रैली भी दिखी। इस साल अगस्त के महीने में हमने नए भाव, नई ऊंचाइयों को देखा और अक्रॉस द बोर्ड देखा। अब 2022 की तरफ हम जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है 2022 भी क्या उस तरह का इवेंटफुल होगा और प्राइस के लिहाज से आपको कैसा लग रहा है, 2022 कैसा रहेगा? विश्व मोहन, आपके दर्शकों को नमस्कार। 2022 2021 जितना ही एक्साइटिंग रहेगा मेरे ख्याल से, ये तेजी जो अब चल रही है, ये तेजी चलेगी, जनवरी फरवरी महीने तक अवश्य चलेगी और मेरा ख्याल है कि मार्च महीने तक भी ये तेजी चल सकती है। जो भाव में थोड़ी बहुत गिरावट आएगी वो मई महीने के बाद, यानी कि रमजान की छुट्टियों के बाद गिरावट आ सकती है। उतने में यहां से वहां तक चलने तक हमको देखना है कि साउथ अमेरिका में मौसम कैसा रहता है, सोयाबीन की फसल कैसी होती है और सबसे महत्वपूर्ण कि पाम ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है या नहीं। और जो 35,000 वर्कर्स की जो कमी है पाम प्लांटेशंस में मलेशिया में, उस कमी का हल हो सकता है या नहीं। मलेशियन सरकार ने कहा है कि हम 35,000 ज्यादा वर्कर को आने की संभावना देंगे, लेकिन अब तक एक भी ज्यादा वर्कर आया नहीं है। और अब देखना है कि अगले नए साल में कितने वर्कर कितनी स्पीड से आते हैं और प्लांटेशन पे काम शुरू करते हैं। तो ये दो बड़ी अनसर्टेनिटी है, सोयाबीन क्रॉप इन ब्राजील अर्जेंटीना और पाम ऑयल प्रोडक्शन इन मलेशिया और मलेशिया इंडोनेशिया। तो ये दोनों के हिसाब से मुझे लगता है कि ये तेजी तो चलेगी और भाव में गिरावट अप्रैल मई के बाद आएगी। वो गिरावट काफी अच्छी आएगी क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं है, भाव ऑलरेडी बड़े पैमाने पर बढ़ गए हैं। सो गिरावट आएगी, लेकिन हमको धीरज रखनी पड़ेगी। और कंज्यूमर के लिए, खास तौर पे इंडिया में, मैं नहीं मानता कि ज्यादा बहुत रिलीफ अगले सप्ताहों में या अगले महीनों में आएगी। बड़ी रिलीफ की उम्मीद नहीं है और फरवरी मार्च तक लग रहा है कि बड़ी तेजी की उम्मीद है। मिस्त्री सर, आप बने रहिए, बस आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त गोरखपुर में टाइम्स ऑफ इंडिया डेस्टिनेशन यूपी कॉन्क्लेव हो रही है, सीधे वहीं चलते हैं। एक जुड़ा हुआ अंश है। पूर्वांचल की एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन आने का साधन ही नहीं था। आज तो हमारे पास भी ऑप्शन था गोरखपुर आने के लिए भी कि हम 1:45 की फ्लाइट से जाएं कि 2:20 की फ्लाइट से जाएं या फिर उसके आगे जाएं, रात में रुकें। तो हमने 2:20 का, और फिर हमको शाम को यहाँ से जाने की भी सुविधा है। तो ये सारी चीज़ों के बीच हम निश्चित रूप से हम सरकार जिसकी है देश में उसी के सांसद हैं, और जो उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है वो हम ही लोगों की है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई बड़ी कमी होती है तो मैं इस तरह का व्यक्ति हूं कि उसको कहने में या स्वीकार करने में मैं गुरेज नहीं करता। अब मेरे से ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि जिस व्यक्ति ने उस जगह पे जा करके लोगों से बात किया हो और गोरखपुर का फर्टिलाइजर कब शुरू होगा ये अंतहीन आशा थी, लेकिन आज जब मैं आया हूं तो इसके पहले उसका कार्य शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ जो सड़कों का जाल बिछा है, मैं हमेशा से ये मानता रहता हूं
कि कनेक्टिविटी सबसे बड़ा साधन है डेवलपमेंट के आने का और न आने का। उस मामले में भी एक दिन अभी मैं बीच में कुशीनगर एक महोत्सव था, उसमें आया हुआ था, मुझे रात में जाना पड़ा बनारस। तो पहले हमको आशा थी कि 6-7 घंटा लगेगा, लेकिन हमारे गूगल ने दिखाया कि नहीं, आप जरा सा देवरिया हो करके उधर से निकलो। और मैं हालांकि बीच में अभी कई जगह थोड़े से डिस्टर्ब हैं जो ठीक होने की प्रक्रिया में, क्योंकि जब विकास डेवलपमेंट होता है तो बाधाएं भी बीच में रहती हैं। लेकिन मैं, क्योंकि सुबह सुबह 10 बजे अमित शाह जी आने वाले थे, 13 जनवरी का दिन था, और मैं राजभाषा समिति का भी सदस्य हूँ, उस नाते मुझे उसमें हिंदी का राजभाषा सम्मेलन था राष्ट्रीय स्तर का। तो मैं उस दिन ऑलमोस्ट 4.5 घंटा में पहुंच गया। तो ये सारी जो रस्तों का अनुभव था हमारे लिए, वो सब भी बहुत महत्वपूर्ण था। ये तो हम जो स्थानीय व्यापार है, लोगों का आना जाना है, शहरों से कनेक्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम संस्कृति के हिसाब से भी देखें तो आज जो सांस्कृतिक गौरव हुआ है उत्तर प्रदेश से पूरे देश को, देश क्या बल्कि भैया ठीक ही बोल रहे थे, पूरे विश्व को, उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। मैं बल्कि जब रास्ते में आ रहा था तो मैं एक गीत सोच रहा था कि एक गीत में क्या क्या कह सकता हूं जहां मनोज तिवारी को भाषण देने की जरूरत न पड़े। तो अगर वो पूछते भी हमसे तो मैं वो गीत पढ़ता यहाँ पे, और अगर आप लोग का अनुमति हो तो मैं पढ़ सकता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो जो वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव को पूरा कर रही है, जिसमें अनसंग हीरोज के बारे में लिखा जाना है, कहा जाना है। तो मैं बहुत पहले एक कविता लिखा था कि जो नहीं लाए गए इतिहास के पृष्ठांकनों में, जो नहीं लाए गए इतिहास के पृष्ठांकनों में, जो नहीं गाए गए चलचित्र या छायांकनों में, अड़ गए जो गोलियों के सामने सीने अड़ाकर, भिड़ गए जो शत्रु से निज जान की बाजी लगाकर, कोई स्मारक न जिनके नाम से बनके खड़े हैं, रत्न आभूषण न जिनकी धाम की शोभा बने हैं। मैं उन्हीं की शौर्य गाथा आज गाना चाहता हूं, बुझ गई जो आग है उसको जलाना चाहता हूं। इस तो टाइम्स ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव में ये थे मनोज तिवारी जो बीजेपी सांसद थे। चलिए हम बात कर रहे थे तेल तिलहन मार्केट की, और हमारे साथ जाने माने दिग्गज दोराब मिस्त्री साहब है। सर, आप बता रहे हैं कि ये जो रैली है ये जनवरी फरवरी और हो सकता है कि मार्च तक भी जाए, और जिस तरह से लेबर की दिक्कतें मलेशिया में, हो सकता है कि वो अगर दिक्कतें खत्म हो जाए तो प्राइसेस को थोड़ी राहत मिले। अगर हम एक एक करके सर बात करें तो पाम तेल के लिए कैसा रहेगा और सोयाबीन को लेकर कैसा रहेगा, क्योंकि सोयाबीन को लेकर जैसे आप भी बता रहे थे कि साउथ ब्राज़ील में सूखे की दिक्कत है और नॉर्थ ब्राज़ील में ज़्यादा बारिश और बाढ़ की दिक्कतें हैं, तो वहाँ भी प्रोडक्शन को लेकर चिंता है। तो ऐसे में सोयाबीन और पाम तेल के लिए 2022 कैसा आपको दिख रहा है? जैसे मैंने बताया, बीएमडी फ्यूचर्स मेरे ख्याल से पहले महीने के लिए स्पॉट के लिए 5,000 रिंगित के आसपास ही चलते रहेंगे। और ये भी एक शक्यता है कि तीसरा महीना जो सबसे ज्यादा ट्रेडेड महीना होता है वो भी 5,000 के करीब आ सकता है। आज 4,600 पे है, वो भी थोड़ा बढ़ सकता है और ये वहीं रहेगा। लेकिन मई महीने के बाद काफी मंदी आ सकती है, और मेरा बयान है कि अगस्त सितंबर के महीनों तक बीएमडी फ्यूचर्स तीसरे पोजीशन पे 4,000 से कम हो जाएंगे। तो इससे
ऑलमोस्ट 20-25% का घटाव होगा और हिंदुस्तान के कंज्यूमर को उसका फायदा मिल सकता है। अब मिलेगा कि नहीं ये एक प्रश्न है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी का भी सवाल है। सरकार को हमारे डोमेस्टिक किसानों को भी बचाना है, उनको भी प्रोटेक्ट करना है। सो ये सरकार जो करती है वो आगे हम बोल नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि रुपये की वैल्यू कैसी रहेगी, क्योंकि रुपया पिछले 2-3 हफ्तों से काफी नरम हो रहा है और रुपया नरम होना चाहिए, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट को नहीं तो हानि होती है। तो अगर रुपया थोड़ा नरम हो जाए तो उससे भी थोड़ा घटाव कम हो सकता है। आगे चलकर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी कंपनी ने दावा किया है कि क्रूड तेल, कच्चा तेल का भाव अब बढ़ने वाला है और मई जून तक $100 अ बैरल हो सकता है। तो अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़े तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और इसका प्रभाव क्रूड एडिबल ऑयल पर भी हो सकता है। सो ये थोड़ी अनसर्टेनिटीज है, लेकिन आप बड़े पिक्चर को देखें तो बड़े पिक्चर में ऐसा लगता है कि तेजी अब चलेगी और अप्रैल मई के बाद तेजी कम हो जाएगी और घटाव होगा। यानी एक बड़ी हेडलाइन भी आप दे रहे हैं कि अप्रैल मई के बाद यहां पर मंदी शुरू होगी और अगस्त सितंबर तक तो इन्हें यह लग रहा है कि 4000 के नीचे भी पाम तेल का भाव आ सकता है। हालांकि अप्रैल तक इनको लग रहा है कि 5000 रिंगिट के आसपास रहेगा। सर, अब मस्टर्ड की बात कर लेते हैं, जहां पर रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान इस साल देश में है। अभी जो नए ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से 110 लाख टन तक उत्पादन हो सकता है, जो पिछला जो था 2021 का वो 90 लाख टन से भी कम था। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि मस्टर्ड के प्राइसेस, जो सबसे बड़ी चिंता है यहां पर, वो कम होते हुए दिख रहे हैं क्या आपको 2022 में? मैं मानता हूं कि हाँ, मस्टर्ड के भाव भी थोड़े कम होंगे जब फसल बाजार में आएगी, यानी कि मार्च अप्रैल में जब फसल बाजार में आएगी तो थोड़े कम होंगे। लेकिन मस्टर्ड के दाम इतने अच्छे हैं कि हमारे किसानों को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी उनको अच्छे ही दाम मिलते रहेंगे, जैसे कि इस साल सोयाबीन के किसानों को अच्छे दाम मिले। लोगों को घबराहट थी कि सोयाबीन का भी क्रॉप बहुत बड़ा है और शायद दाम टूट जाएंगे, लेकिन नहीं टूटे। और हमारे किसानों को भी ये हौसला रहना चाहिए कि उनको माल डंप करने की अब कोई जरूरत नहीं। सरकार उनके पीछे है, सारी इंडस्ट्री उनके साथ है, तो किसानों को भी जितना माल बेचना है उतना ही बेचना चाहिए और उसके जरिए दाम को स्थिर रखना चाहिए। तो मेरा मानना है कि दाम नहीं टूटेंगे, मस्टर्ड की फसल अच्छी होगी, ये धन्यवाद की बात है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं होगी कि हमें इंपोर्ट की जरूरत नहीं रहे। तो मस्टर्ड के दाम मेरे ख्याल से टॉप पे रहेंगे, उसके बाद सोयाबीन ऑयल के दाम और उसके बाद पाम ऑयल के दाम। मस्टर्ड अभी भी टॉप पे रहने वाला है। तो जिस तरह से बुआई बढ़ रही है तो किसानों के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भाव अच्छे ही मिलने वाले हैं। सर, इंपोर्ट की आपने बात की, सरकार लगातार इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर यहां पर सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अब जो नया फैसला है उसमें रिफाइंड और जो क्रूड पाम तेल है उसके बीच का ड्यूटी का डिफरेंस अब 5% के आसपास रह गया है। इससे घरेलू इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो सकता है? क्या ये फैसला आपको सही लग रहा है? ये कदम बिल्कुल गलत कदम है। सरकार बहुत सारी चीजें ट्राई करती है कंज्यूमर के हित के लिए, उसमें कभी अच्छे कदम लेती है, कभी गलत कदम लेती है। सरकार हमारी हमेशा नहीं सुनती है, ये एक बड़ी परेशानी की बात है। तो ये गलत कदम सरकार ने लिया है, मेरे ख्याल से पैनिक से लिया है। और अब क्या हुआ कि आपकी बंदूक पे जितनी गोलियां थी आपने सारी गोलियां बिखेर दी। अब आपके पास कोई गोली बची नहीं, आपने ड्यूटी 0 बना दी, आपने रिफाइंड तेल अलाउ कर दिया। अब क्या करेंगे? तेजी तो चलने वाली है। तो ये मेरे ख्याल से सरकार ने एक बड़ी गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार के जो इंटेंशन थे वो अच्छे थे, कंज्यूमर के हित के लिए थे। अब उसमें कोई अच्छी चीजें उन्होंने की, कोई अच्छी नहीं की, तो ये गलत है। लेकिन हम उसको भी सहन कर लेते हैं, हमारी इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग है और
ये जो रिफाइंड ओलिन का इंपोर्ट अलाउ किया है वो मेरे ख्याल से मार्च महीने तक अलाउ किया है। तब तक ये तेजी भी खत्म हो जाएगी और मेरी आशा है कि सरकार उसके बाद रिफाइंड ऑयल को वापस ताले लगा देंगी और क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट करने देंगी ताकि हमारी रिफाइनिंग इंडस्ट्री और मजबूत बने। सर, जब कोई भी फैसले होते हैं तो कंज्यूमर्स, इंडस्ट्री और किसान तीनों के बीच में तालमेल बैठाना पड़ता है, तो किस सरकार के लिए भी मुश्किल कम नहीं होता है। और हाल में जिस तरह से सर तेल तिलहन वायदा पूरी तरह से बंद कर दिए गए अगले 1 साल तक के लिए, इस फैसले पर आपका रिएक्शन क्या होगा? ये भी मेरे ख्याल से आपको याद होगा विश्व मोहन, मैं तो सरकार को कांग्रेचुलेट करता था, शाबाशी देता था कि ये सरकार एक अच्छी सरकार है जिसने फ्यूचर्स मार्केट को चलने दिया। पिछले दिनों में, पुराने जमाने में सरकार सबसे पहले फ्यूचर मार्केट को बंद कर देती थी, लेकिन ये सरकार ने फ्यूचर मार्केट चलने दी और मैंने उनको धन्यवाद दिया था। लेकिन कम नसीब से मैंने धन्यवाद दिया और 2 हफ्ते में इन लोगों ने फ्यूचर मार्केट बंद करवा दी। अब मेरे ख्याल से ये पैनिक है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव, पंजाब के चुनाव के हिसाब से ये पैनिक है और राजनीतिक दलों की थिंकिंग वैसी ही होती है। ये डेमोक्रेसी का एक तरह का कीमत है हमारे लिए, वो कीमत हमको देनी पड़ती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मार्च महीने के बाद सरकार फ्यूचर्स मार्केट को भी अलाउ करेगी, क्योंकि ये सरकार का जो ध्यान है वो अच्छे डायरेक्शन में है। सरकार जेन्युइनली ये मार्केट्स को फ्री करना चाहती है। पॉलिटिकल कंपल्शन होते हैं कभी, लेकिन जेन्युइनली सरकार मार्केट्स को फ्री करना देती है, किसान को सपोर्ट करने चाहती है और कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करना चाहती है। सो मेरे ख्याल से इनके इंटेंशन अच्छे हैं और मार्च के बाद ये जो हानियां है वो सुलझ जाएगी। मार्च तक के बाद प्राइसेस के लिहाज से भी स्थिति बेहतर होगी और जो हर पक्ष को खुश रखने के लिए खास करके कंज्यूमर पर जो फोकस है वो जैसे जैसे कम होगा, सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेंगी और दाम कम होंगे, फिर धीरे धीरे हो सकता है वायदा भी बहाल की जाए और जो मार्च तक की जो ड्यूटी में कटौती की गई रिफाइन को पूरी तरह से बैन भी कर दिया जाए। और प्राइसेस को लेकर भी दोराब सर ने साफ कर दिया है कि दाम मई के बाद काफ़ी कम होंगे, एक मंदी भी देखने को मिलेगी। शुक्रिया दोराब सर, आपने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से आपसे अगले साल में वापस बात होगी सर। Thank you. All the best. Thank you, sir. चलिए, कमोडिटी निवेश में अब वापस से दर्शकों से भी बात करने का समय आ गया और हमारे साथ 3 मेहमान भी हैं। राजीव कपूर जी हैं ट्रस्ट लाइन से, IIFL से अनुज गुप्ता है और बिटूपन मजुमदार है bmazumdar.com से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सर, गोल्ड और सिल्वर आज बेहद ही टाइट रेंज में पिछले पूरे ही हफ्ते में कर रहा है, क्योंकि एयर एंड पे आमतौर पे ऐसा देखा जाता है 3 वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है। तो अनुज जी, क्या लग रहा है यहाँ से गोल्ड और सिल्वर में? विष्णुमोहन जी, गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर एक टाइट रेंज में है, मगर अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर अभी भी हम देखें तो भाव एक पॉजिटिव वे में चलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में भाव में कुछ नरमी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं करीबन 47,600 के आसपास। 47,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 48,000 से लेकर 48,200 तक देखने को मिल सकता है। सिल्वर के अंदर भी करीबन 61,800 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 61,200 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 62,800 तक देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से हमने रिकवरी आते हुए देखी है इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में हालांकि रुपी की वजह से भावों में कुछ गिरावट देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में शाम को डेटा भी काफी आने हैं, तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए, अब एक कॉलर का सवाल ले लेते हैं। योगेश जयपुर से है। गोल्ड इन्होंने 47,760 पे 4760 पे इन्होंने बाई कर रखा है। बिटूपन, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, गोल्ड में तो फिलहाल के लिए अभी एक्टिविटी थोड़ा आज के लिए निगेटिव है, क्योंकि थोड़ा सा डॉलर का रैली है और जो जैसे भी अनुज ने बताया कि थोड़ा यहाँ पे बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रेटेजी यूज करना है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट थोड़ा नीचे लेवल पे स्टेबलाइज करेगा। और अगर मैं मेन गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट देखता हूँ तो वो 47,700 या 600 का जो रेंज है, प्रॉब्लम वहाँ पे स्टेबलाइज होकर थोड़ा सा पुल बैक रिकवरी दे सकता है। ब्रॉडर एक रैली नहीं आ रहा है क्योंकि पूरा ईयर एंड है और यहाँ पे ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा 48,000 पे निकल जाएगी। इनके अभी भी प्रॉफिट में है, क्या सलाह देंगे इनको? थोड़ा सा रुक
जाइए, 100-150 रुपया यहाँ पे और एक भी मिल सकता है आपको अपसाइड में। ओके, यानी 100-200 रुपया और मिले तो निकल जाए। एक और सवाल योगेश जी का ही है, ये कॉपर इन्होंने 744 पे सेल किया है, राजीव जी क्या करना चाहिए? 744 पे सेल है। विष्मोहन जी नमस्कार। देखिए कॉपर में मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा और नीचे गिर सकता है और एक बार 740 तक और नीचे में आ सकता है। इसमें 750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ओके, यानी और क्या 744 का लेवल आपको लग रहा है कि इनको हासिल हो जाएगा? हालांकि 740 का आपने टारगेट भी दिया है जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में। विष्मोहन जी हमने सेलिंग का कॉल दिया है 740 का विद स्टॉप लॉस ऑफ 751। तो ये इस कॉल को आप ध्यान रखिए, 747 पे इन्होंने बेचने की सलाह दी है, हालांकि आपने 744 पे ऑलरेडी बेच रखा है, तो टारगेट जो दे रहे हैं वो 740 का है। निकेल पर भी योगेश जी जानना चाह रहे हैं कि निकेल में क्या करना चाहिए, क्या टारगेट होगा? अनुज जी, निकेल पर आपकी सलाह? विष्मोहन जी, निकेल अगर देखें तो एज कंपेयर एक काफी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और काफी समय से इसमें एक मोमेंटम जो है वो काफी टाइट रेंज में है। हालांकि करंटली भी 1545 के आसपास है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। थोड़ा डिप मिलता है अगर नीचे 1540 के आसपास तो खरीदारी करें। हमें लगता है कि ऊपर में 1550 1555 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 1532 पे लगाएं। हमें लगता है कि निकेल एक अच्छा आउट परफॉर्म रहेगा। हालांकि एक रेंज वन मूवमेंट देखने को मिल सकती है, मगर अगर हम एक लॉन्गर टर्म में बात करें तो मुझे लगता है कि अच्छी आउट परफॉर्म कमोडिटी निकल सकती है और लॉन्गर टर्म टारगेट हमारा 1700 का रहेगा। ओके, चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं, जहां पर लगातार तेजी इस हफ्ते 7% मजबूत हुआ है। बिटुपन क्या करना चाहिए क्रूड में यहाँ से? ओवरऑल में देखिए ओवरऑल तो तेजी है, लेकिन आज थोड़ा सा शायद एक टेक्निकली करेक्शन दिख सकता है छोटा सा, लेकिन मैं बड़ा सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जैसा एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है एमसीएक्स में, तो थोड़ा सा मुझे करेक्शन लग रहा है कि वहां के यहाँ से शायद एक बार 100 रुपए नीचे नुकसान हो सकता है। तो 57 के 100 के आसपास सेलिंग ले सकते हैं इंट्राडे के लिए खाली, और 5600 ये सब के लेवल आपको लिए पॉसिबल है। 5760 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो इंट्राडे के लिए सेलिंग है। जी जी, 5600 के टारगेट के लिए आप बेच सकते हैं। राजीव जी, चांदी पर आपकी राय? विष्मोहन जी, चांदी पे 61,700-800 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर चांदी 61,700 को ब्रेक करती है तो उस स्थिति में जो है और बाजार नीचे फिसल सकता है। फिलहाल ऐसा लगता है कि चांदी एक दायरे में ट्रेड करना चाहिए। 62,400 मुझे थोड़ा सा अपसाइड में कैप लगता है, बिकॉज आज एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद बाजार 400 पॉइंट तो ब्रेक कर चुका है, 62,000 के आसपास आ चुका है और यहाँ से 300 पॉइंट और नीचे में फिसल सकता है। रेंज में लगता है मुझे सिल्वर। और गोल्ड में मुझे लगता है कि अगर 47,700 का सपोर्ट तोड़ा विष्मोहन जी, तो गोल्ड में और 200 रुपए की वहां से गिरावट दर्ज हो सकती है। 200 रुपए की और गिरावट आ सकती है, हालांकि एक रेंज में है, तो उस रेंज को ध्यान में रखकर आप ट्रेड करें। चलिए अगले कॉलर का सवाल है, धारवा से इकबाल है, कॉटन केक पर जानना चाह रहे थे कि क्या लग रहा है प्राइस। अनुज जी, क्या लग रहा है कॉटन केक में यहाँ से? विष्मोहन जी, कॉटन केक एक अच्छा आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है और अगर हम देखें तो 3000 के आसपास ये आता हुआ दिखाई दिया है। डेफिनेटली जो इसकी क्रॉप है इस बार अगर हम देखें तो कपास की जो क्रॉप है वो 10 से 12% कम है, जिसका काफी अच्छा असर यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में कॉटन के भाव, कपास के भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो कॉटन सीड ऑयल केक पे रहा है। मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेंड पकड़ा है वो पॉजिटिव रहेगा, तो इनिशियली हम इसको टारगेट कर सकते हैं 31 होता, क्योंकि 3000 का जो हडल था मार्केट अब उसको बीच करता हुआ दिख रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस काउंटर में काफी अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आया है और उससे काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है कि 3100 तक का टारगेट हम शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कर सकते हैं। 3100 का टारगेट देख सकते हैं। चलिए से फटाफट बिटुपन क्रिश है दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं। कॉपर के लिए आज के लिए कोई टारगेट बन रहा है आपका? कॉपर में तो 740 तक मार्केट बन सकता है नीचे, तो अभी फिलहाल के लिए 740 या 738 तक भी मार्केट फिसल सकता है। तो फिलहाल के लिए कॉपर में सेल ऑन पुल बैक हो सकता है और 752 के आसपास स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, यानी 742 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बेच सकते हैं। बिटुपन की राय भी और राजीव जी ने भी बेचने की सलाह दी थी। चलिए कमोडिटी निवेश को यहीं समेटने का वक्त हो गया है। शुक्रिया राजीव जी आपका, बिटुपन आपका और अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए मनी मन। नमस्कार।